ठीक है। अच्छा भाई, मैं आपको बता रहा था, जैसे जिशान यासीन साहब ने सवाल पूछा कि विच लाइन इज अ बेटर, वी डोंट नो बेसिकली, ये लाइन बेहतर है, ये लाइन बेहतर है, या ये लाइन बेहतर है, या इस तरफ से कोई लाइन है कि ये बेहतर है। लाइन की बात कर रहे हैं, भी कर्व की बात नहीं कर रहे। विच लाइन इज अ बेटर, व्हेन यू विल डिसाइड बेसिकली कौन सी लाइन बेहतर होगी और बनेगी कैसे, तो ये हमारा एक टास्क है। लेकिन इस वक्त ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है कि गिविंग डेटा लाइक दिस, हाउ कैन वी लर्न टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द अनदर हाउस इन कराची एज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द देयर लिविंग एरियाज। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक एट्रीब्यूट उनके लिविंग एरियाज के हिसाब से जो है वो एक डेटा जो है सेट दिया हुआ। इसने कहा एक लाइन बना, ये जो स्लाइड की कटिंग है ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, ये जो स्लाइड की कटिंग है ये एंड्रियो एनजी की स्लाइड से, ये जो कटिंग है इसकी वर्डिंग तो शायद मैंने लिखी है, लेकिन कटिंग वहां से ली है मैंने। और ये डायग्राम भी उन्हीं की है, ये डायग्राम भी उन्हीं की है। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करूँ 750 पे क्या होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जो इन्होंने पर्पल बनाई हुई है कि वो प्रिडिक्ट करके बताए कि ये इसकी कॉस्ट होगी। इस वक्त वन एट्रीब्यूट बेस्ड सोल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे यही है, सुपरवाइज लर्निंग। देखिए, सुपरवाइज लर्निंग का वर्ड से आपने घबराना नहीं है अब कि भाई क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग इसलिए क्या है, जो डेटा गिवन था वो लेबल्ड था, कि पहले से जो डेटा ये क्रॉस मार्क लगा हुआ, ये पहले से ऑलरेडी गिवन डेटा है, तभी तो मालूम था, तभी तो हमने इसकी प्राइसेस मालूम थी, तभी तो ड्रॉ कर लिया, इसलिए सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। रिग्रेशन इसलिए कि इसमें कोई कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है, किसी कैटेगरी में हम इसको फॉल नहीं करा रहे, तो इसलिए रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो लिखा हुआ ऊपर क्या, सुपरवाइज लर्निंग हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, यानी ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम की कैटेगरी। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको थोड़ी देर में सॉल्व कर लेंगे। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू रीड दिस स्लाइड। मेरा मकसद ये है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। यहाँ पे इसने कहा ये बात दोबारा से रिपीट हो गई है, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं। ये डिफरेंट जगहों से क्योंकि डायग्राम उठाई गई, तो मकसद सिर्फ ये है कि आपको डायग्राम को इंटरप्रेट करना आता हो, कि आपके पास एक ट्रेनिंग सेट है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी मौजूद हैं और टारगेट डेटा भी मौजूद है। ये जहन में रखिएगा, वेन एवर यू आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग सेट। जब आप ट्रेनिंग सेट दे रहे होते हैं तो इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको एक्स कहते हैं नॉर्मली, और एक टारगेट सेट होता है, एक टारगेट सेट जिसको हम वाई कहते हैं। ये हम लर्निंग एल्गोरिथम को देते हैं और वो एक हाइपोथेसिस बना लेता है। अब देखो वर्ड चेंज हो गया, एच का मतलब हाइपोथेसिस, सारी बातें एक ही, मॉडल बना लेता है, प्रिडिक्टिव मॉडल बना लेता है, एक हाइपोथेसिस बना लेता है, लेकिन ये लर्निंग एल्गोरिथम है। और उसके बाद एक टेस्ट डेटा दिया जाता है। एक टेस्ट डेटा जब इस हाइपोथेसिस को देते हैं तो ये अपने लर्निंग के हिसाब से एक प्रिडिक्शन जो है वो आउटपुट के तौर पे दे देता है। अगर ये एक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है तो आउटपुट में एक हाउस प्राइस प्रिडिक्ट होगा, किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेगा कि ये सर्वाइव हुआ है, बल्कि एक वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दे देगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम इस वक्त रिग्रेशन टाइप है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास, अब अगर अगर हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में पहला टारगेट तो ये होता है कि आप अपने डेटा को लेबल्ड करें। देखें, अब आप यहाँ पे डायग्राम से नजर आ रहा होगा कि जो डेटा मैं लर्निंग एल्गोरिथम को दे रहा हूँ वो विदाउट टारगेट वैल्यू है, यानी ये एक्स है, इस एक्स का मतलब है कई एट्रीब्यूट, एक्स का मतलब है कई एट्रीब्यूट के साथ ये डेटा मैंने आगे फॉरवर्ड किया और ये मैंने लर्निंग एल्गोरिथम को दिया। लर्निंग एल्गोरिथम को तो पहले ये पता ही नहीं है कि ये वाला जो डेटा है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये डेटा किस क्लास से बिलोंग करता है, ये तो उसको मालूम ही नहीं है। तो लिहाजा इसका पहला टास्क क्या है कि पहले मैं इसकी क्लस्टरिंग कर दूं, कि इसमें जो सिमिलर पैटर्न है, उसको क्या पता किस चीज़ का डेटा है, बीमारी का डेटा है या किसी फ्रूट का डेटा है, किसी और चीज़ का डेटा, उसको उससे कोई कारण नहीं। वो कहता है ये पैटर्न जो है ना, एक जैसे पैटर्न एक जगह कर लो। अब आप इसकी लेबलिंग कर लें, अगर 3 पैटर्न बना दिए हैं, 4 पैटर्न बना दिए हैं, तो इनकी लेबलिंग कर लो 1 2 3 4 और वट एवर जो। तो ये कहलाता है अनसुप। अभी ये जब इसकी क्लस्टरिंग करेंगे और फिर जब इसकी लेबलिंग करेंगे, तो ये जो लर्निंग एल्गोरिथम यहाँ लगाया ना, गौर सुनना स्टूडेंट, ये जो लर्निंग एल्गोरिथम लगाया ये ट्रेनिंग के लिए नहीं लगाया, बल्कि ये क्लस्टरिंग के लिए लगाया गया है। लर्निंग एल्गोरिथम लेकिन क्लस्टरिंग के लिए लगाया गया है। अब जब ये लेबल्ड हो जाएगा डेटा, तो फिर आप मशीन लर्निंग का वो मॉडल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और एक हाइपोथेसिस बना के बैठ जाएंगे, ताकि कोई टेस्ट डेटा आए तो आप इसका आउटपुट दें। यानी अनसुपरवाइज लर्निंग को पहले आप उसको लेबल करते हैं और लेबल करके फिर मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग मॉडल लगा के, ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स लगा के उसको बेसिकली रेडी करते हैं। तो देयर इज टू, अगर अनसुपरवाइज लर्निंग है तो 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले आप लेबल करेंगे, उसके बाद फिर
अब ये कैसे होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि किस तरह से ये काम हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ये क्लस्टर बता दिया इन्होंने, कहाँ इस्तेमाल, अनसुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिए। देखो इस तरह के डिफरेंट डेटा सेट होते हैं जिस पे लेबल नहीं होता। आप जब उसको मशीन को देते हैं तो मशीन उसको अलग अलग एक जैसे फीचर्स वाले डेटा को, एक जैसे एट्रीब्यूट्स वाले डेटा को एक साथ जमा कर देता है। गलती भी हो जाती है, लर्निंग एल्गोरिथम है ना, कोई इंसान तो है नहीं। इंसान के पास देखने की कम डेटा सेट के ऊपर काम करने की सलाहियत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। और मशीन है तो वो थोड़ा सा ट्रेनिंग गलत हो जाए तो वो हो सकता है कि एप्पल की तरह अगर कोई और फ्रूट एग्जिस्ट करता है, या मैंगो की तरह कोई और फ्रूट एग्जिस्ट करता हो, तो वो उसको एक साथ रख दे। हो सकता है, गलती हो सकती है। तो क्या होता है कि ये फ्रूट जो है अलग अलग कैटेगरी में आउटपुट, अब ये जब लेबल्ड हो जाते हैं तो फिर जाके ट्रेनिंग की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप गूगल को देखें तो गूगल क्या करता है कि गूगल में अगर कोई न्यूज़ डॉट गूगल को आप देखें तो गूगल की अपनी कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में जाता है, वहां से डेटा क्लस्टर करके ले आता है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ सारे सारे न्यूज़पेपर को अलग कर देता है, इसी तरह से पॉलिटिक्स की न्यूज़ को अलग कर देता है, इसी तरह से डिफरेंट न्यूज़ को अलग अलग करके शो कर देता है। तो वो क्लस्टरिंग कर देता है, यानी गूगल न्यूज़ डॉट गूगल में जाओगे तो वो अपना अपनी खबरें नहीं चला रहा होता। न्यूज़ डॉट गूगल पे जाओगे तो वो डिफरेंट न्यूज़पेपर जैसे CNN हो गया, BBC हो गया, जो मशहूर है, उनमें जाता है और उनके जो टाइटल्स हैं उनके बेसिस पे उनकी क्लस्टरिंग करके एक साथ जमा करके दे देता है। दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग बेसिकली। तो ये इन्होंने बताया भी है, यहाँ पे देखें ये 3 जगह से ये डेटा जो है, ये कोई आग लगी थी ऑयल की फील्ड के अंदर, तो उसका डेटा यहाँ से कलेक्ट किया 3 जगह से और यहाँ पे शो कर दिया। 3 लिंक्स या 3 इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि अनसुपरवाइज की डायग्राम क्या होती है, कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेटा जाता है, टारगेट वैल्यू नहीं जाती है। दिस इज लास्ट स्लाइड्स। और हमने जो वर्ड यूज किया है फीचर, हमने जो वर्ड यूज किया एट्रीब्यूट, ये एक ही मीनिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है। मैं कुछ देर के लिए आपका माइक ऑन कर देता हूँ, ताकि आप जो है अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लें, ताकि हम स्लाइड चेंज करेंगे। और अब हम पहले मॉडल, जो मैं आपसे कह रहा था ना अभी, कि हम मॉडल कैसे बनाते हैं उसकी मैथमेटिक्स क्या है, वो देखने जा रहे हैं। तो मैंने आपकी अनम्यूट का ऑप्शन ऑन कर दिया कि किसी को कोई सवाल पूछना है तो यू कैन बेसिकली आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन, एक एक करके, अगर कोई क्वेश्चन है तो। दिस इज द इंट्रोडक्शन जो हमें लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लेना चाहिए था, आज कंप्लीट हो गया। वेट कर रहा हूँ आपके सवाल को, अगर है तो कोई, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी कि जो सारा डेटा सेट आपने जिस तरह दिखाया था उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली वो एक्स कहलाएंगे और जो टारगेट वैल्यू वाला कॉलम है वो वाई कहलाएगा। इसी नॉर्मली तरह। ऐसे ही कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है। ओके। नॉर्मली जो नॉमेनक्लेचर है इसी तरह रखा जाता है कि व्हेन एवर यू विल पुट द डेटा, जो डेटा एट्रीब्यूट्स है उसको एक्स कहा जाएगा, और जो टारगेट क्लास है उसको वाई कह देंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और कोई बात, तो फिर समझ आ रहा है इसका मतलब? सर हाँ बोले। सर कोई स्पेशल टाइप का एट्रीब्यूट रखते हैं हम लोग, किस बिहाफ पे एट्रीब्यूट कौन सा सेट करते हैं सर? वैसे हमारे पास तो काफ़ी सारे होते हैं डेटा सेट आपने बताया, तो उनमें से कोई एक रखते हैं या सारे रखते हैं एक्स एक्सेस पर? एक्स एक्सेस पे रखते नहीं है आपने, फिर वही कंफ्यूज हो गई, ये बात ये नहीं है। हम एक्स एक्सेस पे रख ही नहीं सकते ना। अगर हमारे पास उसमें कोई 12 एट्रीब्यूट्स हैं तो वी कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम। पर आप भूल जाएं कि उसकी डायग्राम बना सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करें उसको। तो वी कैन नॉट पुट द डेटा इन एक्स एक्सेस। आप जब बात करते हैं कि मुझे विजुलाइज करना है, देखना है, तो फिर आप एज्यूम करेंगे कि आपका डेटा सेट 8 एट्रीब्यूट वाला नहीं है, बल्कि सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर काम कर रहा है। तो वी आर नॉट गोइंग टू पिक एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम आवर गिवन डेटा सेट। फिर मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि देखिए, आपको सवाल सॉल्व भी करने हैं ना, और विजुलाइज भी करना है कहीं कहीं पे, कुछ जगहों पे ना। तो आप ये ना सोचें कि जो डेटा सेट आपको दिया गया है आप उसी पे काम कर रहे हैं। देखें, मैंने तो अभी जो काम करवाऊंगा वो मैं थोड़ी कहूंगा कि इस डेटा सेट के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये टारगेट क्लास है, और ये आपके पास 1 2 3 4। अब इसको प्रेजेंट करने के लिए कोई कहेगा तो हम इसको प्रेजेंट कर ही नहीं सकते। चलो मान लिया कि ये टारगेट क्लास की एक वाई एक्सेस हो गया टारगेट क्लास का, अब एक्स एक्सेस बना दिया मैंने, तो यहाँ तो सिर्फ कोई एक ही एट्रीब्यूट आ सकता है ना, बाकी एट्रीब्यूट कैसे लेके आएंगे आप? तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो, वी कैन नॉट ड्रॉ दिस वन, हम इसको ड्रॉ कर ही नहीं सकते।
एक बात ये खत्म हो गई। अब सवाल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के जो जहनों में चल रहा है या उन्होंने जो परसेप्शन डेवलप कर लिया है, वो परसेप्शन क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं सवाल से ग्रैब कर रहा हूँ आप लोगों के सवाल से, जो मैंने नतीजा अखज़ किया वो ये कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने ये कहा कि इसको तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते आप। लेकिन आप लोग ये समझ रहे हैं, ये क्रॉस का निशान है, आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें से किसी एक एट्रीब्यूट को पिक करता हूँ और एक्स एक्सिस पे शो करता हूँ। ऐसा हरगिज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जब मैं आपको कोई डायग्राम बना के दिखाता हूँ, तो वहां पर मैं कंसीडरिंग ये करता हूँ कि उसका एट्रीब्यूट है ही एक, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है उसके पास। जो डेटा सेट मैंने पिक किया है इस वक्त, उसके पास एट्रीब्यूट है एक ही बस। किसी एक्चुअल डेटा सेट का सबसेट नहीं किया मैंने, मैंने अज्यूम ही किया है कि उस डेटा के अंदर एट्रीब्यूट है ही एक। अब वो कोई नॉन जेन्युइन डेटा सेट होगा ना, तभी तो ऐसा है कि उसके एक ही एट्रीब्यूट्स है। वो किस लिए, सब समझाने के लिए, ताकि आप विजुलाइज करें। अब आप कहेंगे कि एक डायमेंशन वाले को अगर मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ अभी, मैं आपको एक डायग्राम, मैं सवालात लेने से पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ, मतलब खुद बनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और आइडिया होगा, ताकि जो बात मैं कह रहा हूँ शायद वो आपको क्लियर हो जाए। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि देखें, ये मेरे पास एक डायग्राम है और ये मेरे पास जो है ये टारगेट वैल्यू y की है, और ये एक एट्रीब्यूट वाला डेटा है, उसका एट्रीब्यूट है ही एक ही, ये x और y, ठीक है? और वो डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा डेटा यही है। अगर आप इसमें कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस पे एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि सिंगल डायमेंशन पे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो हम उसको शो नहीं कर सकते। अपने कमरे को देखें, आप कमरे में जहाँ बैठी हुई है ना, वो 2 डायमेंशनल है, उसमें से एक y एक्सेस वाला तो हो गया टारगेट क्लास, और दो जो नीचे फ्लोर में लेंथ और ब्रेथ है वो हो गया आपके पास हो, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह शो कर दिया। ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा? ये कमरे में हम बैठे हुए हैं, तो इसका डेटा हम इस डायग्राम में शो नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अगर हम कहें तो हॉलो जगह पे भी होगा। चलो फिर भी एहतियातन मैं यूं कुछ डेटा इस तरह शो कर देता हूँ। ये मेरा टारगेट वैल्यू है, ये इसका x1 है पहला एट्रीब्यूट, ये इसका x2 है दूसरा एट्रीब्यूट। हम एज्यूम किए बैठे हैं कि अब मैंने किसी तरह से दो एट्रीब्यूट शो कर दिए, x1 और x2, ठीक है? तो ये हालांकि शो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली के लिए कह रहा हूँ कि दो एट्रीब्यूट को शो कर दिया। दो एट्रीब्यूट में डेटा यहाँ भी शो किया जा सकता है। अब जब मैं इस पर कोई रिग्रेशन लाइन बनाऊंगा ना, तो वो रिग्रेशन लाइन नहीं होगी, बल्कि वो एक प्लेन होगा। अब जरा देखिएगा, मैं लाइन की जगह प्लेन बना रहा हूँ। अब क्योंकि 1 डायमेंशनल था तो एक लाइन बनाई है मैंने, अब 2 डायमेंशनल होगा तो एक प्लेन बनाऊंगा। प्लेन कुछ इस तरह से बनेगा कि कुछ इस तरह का प्लेन होगा इसके ऊपर एक स्पेसिफिक, और हम इस प्लेन से इसका डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे, इस प्लेन से इसका डिस्टेंस, और नीचे वाले इस जगह से आएंगे। समझ आ रहे हैं? और ये रिग्रेशन प्लेन कहलाएगा, क्योंकि अब आपके पास डायमेंशन बढ़ गई। तो हम, अब अगर 3 डायमेंशन हो तो मैं कैसे शो करूँ उसको, आप बताएं मुझे। 4 डायमेंशन हो तो कैसे, आप समझ में आ रहा है ना? तो हम कतई ऐसा नहीं कर रहे कि आपसे ये कह रहे हैं कि ये एक डायमेंशन है तो किसी डेटा सेट से ये डायमेंशन दिया गया है, बल्कि ये है ही एक डायमेंशन डेटा सेट, ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो। अब अगर 2 डायमेंशन होता तो आप एक प्लेन बनाते और ये रिग्रेशन लाइन होती, इसकी लीनियर होती, क्योंकि 3 डायमेंशन में क्या होगा, 4 डायमेंशन में क्या होगा, कैन नॉट प्रेजेंट, बट द आइडिया इज सेम लाइक दिस। तो वो आइडिया जो सेम है, हाइपर प्लेन जी सर, ग्राफ, सर ग्राफ 1 एट्रीब्यूट डेटा का बना सर, जी जी बिल्कुल, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। ये तो एंड्रियो एनजी ने भी ये जुमला यूज किया है कि इट इज आवर कंस्ट्रेंट, वी कैन नॉट मेक द हायर डायमेंशन ग्राफ ऑन आवर स्क्रीन ना, तो इस वजह से हम इसको हमेशा से कहते हैं। अभी आस्ते आस्ते जाहिर है पहली दूसरी क्लास है, खैर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पहली दूसरी क्लास को नॉन इम्पोर्टेंस ना लें। कल यही जो है 16वीं क्लास या 15वीं क्लास होगी, और आप पलक झपकते ही गुजर जाएगी। आपने कितने सेमेस्टर यहाँ गुजार दिए इस तरह से, और आपको लगता है कि ये पहली क्लास है, आराम करो, और फिर मिड टर्म आ जाते हैं। तो आपको पहले दिन से मेहनत करनी है। अच्छा जी, ये स्लाइड में बंद कर रहा हूँ, और अब हम आते हैं अपने एक्चुअल जो टारगेट हमें पढ़ना है। पढ़ना तो ये भी था, लेकिन अब एक पहले मेथड की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली फर्स्ट मेथड। और मैंने आपको जैसे अभी बताया भाई, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं या जिन्होंने अभी तक ये बात नहीं समझ सके हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम मशीन लर्निंग के अंदर दो ब्रॉड कैटेगरी पढ़ रहे हैं। मशीन लर्निंग में दो ब्रॉड कैटेगरी पढ़ रहे हैं। नंबर 1 को मैंने कहा क्लासिफिकेशन,
दूसरे को हमने कहा, अब ये आप अपने खुद बोल भी रहोगे, रिग्रेशन, रिग्रेशन। और फिर मैंने ये कहा कि दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर जो है वो, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, इन दोनों के अंदर दो प्रॉब्लम्स और होती हैं। हम अभी दो को टारगेट कर रहे हैं, तो दो प्रॉब्लम्स और होती हैं कि एक जो होता है सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, और एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो दोनों हो सकते हैं ना। तो इस वक्त जो हम सीक्वेंस लेंगे पहला सवाल सॉल्व करने के लिए, वो है रिग्रेशन प्रॉब्लम। हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को पिक करेंगे और रिग्रेशन में सुपरवाइज लर्निंग को पिक करेंगे। तो हमें भी इस डायरेक्शन में, तो मैं आपको लिख देता हूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर मेथड। और मैं डायग्राम से भी समझाता हूँ कि हम मशीन लर्निंग में रिग्रेशन प्रॉब्लम उठाएंगे और रिग्रेशन प्रॉब्लम में सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, ये काम हम करने जा रहे हैं। अब मैं आपको उसकी डायग्राम से भी समझा देता हूँ ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस वक्त हमने टारगेट किया हुआ है कि वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन। इसमें पढ़ना क्या चाहते हैं, सवाल ये है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वन। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक डेटा सेट होता है हमारे पास, और अगर सुपरवाइज लर्निंग है तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस एट्रीब्यूट्स के साथ जो है एक टारगेट क्लास एसोसिएट होता है जिसको हम लेबल्ड डेटा कहते हैं। लेबल्ड डेटा LABEL होता है, और कुछ लोग LE भी लिखते हैं, जो कि बेसिकली यूके बेस में है, ये अमेरिकन है। LABEL, लेबल्ड डेटा। लेबल डेटा इसलिए कि टारगेट क्लास आपको दी हुई है, यहाँ पे ये टारगेट क्लास दी हुई है, सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी है। आप इस डेटा को लेके एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को देते हैं, लर्निंग एल्गोरिथम को देते हैं, लर्निंग एल्गोरिथम को आप पास करते हैं, ये आपके लिए एक मॉडल बना के रेडी कर देता है। ये जो मॉडल बना के रेडी कर देता है इसलिए ताकि आपका एक टेस्ट डेटा जब आए तो आप इसके लिए डायरेक्शन बता सकें कि आइदर ये आउटपुट क्या दे रहा है, ठीक है। अगर रिग्रेशन टाइप है तो कोई वैल्यू देगा, तो हम क्योंकि रिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो लिहाजा कोई वैल्यू आउटपुट में आएगी। वैल्यू का मतलब है आंसर। वेदर फोरकास्टिंग का डेटा दिया तो बता देगा टेम्परेचर कितना है, अगर आपने टेम्परेचर, अगर आपने एयर प्रेशर के लिए तो वो बता देगा एयर प्रेशर कितना है, अगर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के लिए तो बता देगा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कितनी, मार्केट की स्टॉक वैल्यू पूछ रहे हैं तो बता देगा मार्केट की स्टॉक वैल्यू कितनी है, और वट एवर वो जो आप पूछ रहे हैं वो बता देगा। लेकिन जो डेटा होगा यकीनन उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन होगा। आपने डेटा की ट्रेनिंग अगर की है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन से, तो आप यहाँ पे कतई स्टॉक प्राइस की डेटा जो है देके उससे प्रिडिक्शन नहीं ले सकते। अगर हाउस प्राइस प्रिडिक्शन को ट्रेन कराया है तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन को ही जो है यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये बात तो आपके समझ में आती है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ये है कि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये किस तरह बनता है, इसके अंदर की मैथमेटिक्स क्या है, कि जब हम डेटा उसको देते हैं तो लर्निंग एल्गोरिथम किस तरह से मॉडल तैयार करता है ताकि टेस्ट डेटा के लिए फिजिबल हो कि वो आउटपुट दे सके। तो ये दिस इज आवर टास्क बेसिकली। तो हम इसके लिए पहला मेथड, और वो भी जाहिर है जब ये पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो हमने कहा कि ये रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सुपरवाइज लर्निंग वाले प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं। एक मिनट होल्ड करना। अच्छा जनाब, तो ठीक है, आपको समझ आ गया हम क्या करने जा रहे हैं। अब जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहली स्लाइड देखिए, रिग्रेशन लर्निंग एल्गोरिथम। ये जो लर्निंग एल्गोरिथम है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं कैसे काम करता है, और जो प्रॉब्लम है वो हमारा रिग्रेशन है। अब अगर आप देखें तो ये एक मैथमेटिकल, आपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पढ़ी हुई है, कुछ आइडिया तो आपको है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बेसिस पे कुछ टारगेट, एक टारगेट क्लास है हमारे पास। एट्रीब्यूट नंबर 1, एट्रीब्यूट नंबर 2, एट्रीब्यूट नंबर 3, एट्रीब्यूट नंबर 4। अब आप जरा इसको मैथमेटिकली सोचें, छोड़ दें आपने इसको जो भी देखा, यानी ये चीज़ें यहाँ पर है तो उसके बेसिस पे ये टारगेट आंसर है। अगर रिग्रेशन है तो कोई वैल्यू है, ये चीज़ें यहाँ पर है तो उसके बेसिस। तो आपको याद होगा कि आपने मैथमेटिक्स में एक फंक्शन पढ़ते थे f(x), ठीक है, और विच इज इक्वल टू, और वो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ मिसाल के x² + 2x, ठीक है, +1।
अच्छा ये सिंगल वेरिएबल्स है, x का मतलब है एक ही वेरिएबल, अगर आप x की वैल्यूज को दे दें तो वो आपको आंसर दे देगा। अगर ये 2 डायमेंशनल होगा, मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर ये 2 डायमेंशनल होगा, यहाँ पे मैं एक एम्प्टी पेज लेता हूँ, मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा हूँ कि अगर ये 2 डायमेंशनल होता तो आप कुछ इस तरह लिखते कि ठीक है भाई 2 डायमेंशनल का फंक्शन कैसे लिखे। अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा कि कैसे आएगा, बता रहा हूँ कि होना ही चाहिए कि अगर 2 डायमेंशनल होगा तो आप कहेंगे एक x1 है और एक x2 है। अब जो सामने इक्वेशन होगी वो इन दोनों पर डिपेंड करेगी कि भाई आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, 2x1 x2 x1 x2 एंड देन x1 का स्क्वायर माइट बी कोई ऐसी इक्वेशन हो। तो आप जब x1 x2, अब आपके पास एट्रीब्यूट्स है ना यहाँ पे बेसिकली, अब आपने कहा मेरे पास 2 एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट x1 है, एक एट्रीब्यूट x2 है, और ये इसका टारगेट क्लास y है सपोज करो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, हमने ट्रेनिंग करके ये इक्वेशन बना ली है, अब आप मुझे बताओ कौन से सैंपल डेटा पे काम करना चाहते हो। आप कहते हैं ये 2 डेटा लो और इसका आंसर बताओ, कोई मसला ही नहीं है, आप ये 2 डेटा लेंगे, इसमें पुट करेंगे, आप आंसर बता देंगे। और ये काम हम सिंगल वेरिएबल में तो कसरत से अपनी पता नहीं कब से करते आ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे 2x² अगर क्वाड्रेटिक है तो +1। अगर x की वैल्यू बताओ, सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट है ना, तो आपने इक्वेशन लाए कहाँ से थे भाई, तो इसका मतलब है कोई डेटा पहले से दिया हुआ था, उसकी ट्रेनिंग की आपने। अगर आप लोगों को याद हो, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, तो उसमें लेग्रांजियन इंटरपोलेशन एक इक्वेशन बना के दे देता है हमें, डिवाइडेड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हमें इक्वेशन बना दे। तो आपके पास अगर डेटा यूं दिया हुआ है एक्स और वाई के अगेंस्ट में, वी कैन मेक अ फंक्शन लाइक दिस, हम इस तरह से फंक्शन उसका बना सकते हैं। बना लिया आपने, आपने कहा अब इंटरपोलेट करो, ये एक डेटा है और इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इंटरपोलेट करो, आपने कहा फंक्शन में बना चुका हूँ, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और आंसर जो है मुझे मिल जाएगा। तो वी बेसिकली मेक अ रिलेशनशिप, जो डेटा दिया जाता है उसका रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं यहाँ पे। ये फंक्शन अगर सिंगल वेरिएबल है तो लेग्रांजियन डिवाइडेड डिफरेंस बहुत बेहतरीन है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे क्वेश्चन जो है वो सिंगल वेरिएबल होते नहीं है। हम समझने के लिए तो सिंगल वेरिएबल पिक करेंगे बट वो होते नहीं है एक्चुअल में। तो अब हम देखेंगे कि अगर वो टू टू वेरिएबल्स हैं यानी 2 एट्रीब्यूट्स हैं या 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो फिर हमें फंक्शन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा बनना शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए ना तो लेग्रांजियन फिजिबल है ना डिवाइडेड डिफरेंस फिजिबल। तो कोई फंक्शन बताने का मकसद ये नहीं है कि लेग्रांजियन, और ये बताने का मकसद ये है कि ये जो 3 एट्रीब्यूट बेसिस फंक्शन है ये भी मैथमेटिक्स ही तो है, मैपिंग ही तो हो रही है इसकी। मैपिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास 3 एट्रीब्यूट है और यहाँ पे आउटपुट है, तो किसी तरह से फंक्शन डेवलप हो जाए हमारा, ये बताने का मकसद था खाली यहाँ पे कि दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन। तो वो बात जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो स्लाइड में यहाँ पे लिखी हुई है, देखें यहाँ पे, ये देख रहे हैं स्लाइड में, ये कहता है एट गिवन एक्स। देखिए जब आप थियोरेटिकल सोच रहे होंगे ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, तो आप उस वक्त ये सोचिएगा कि ये एक्स मल्टीपल वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। इस वक्त हमारा प्रॉब्लम सिंगल वेरिएबल पे नहीं है, हम सोच इसको मल्टीपल डायरेक्शन में रहे। तो एट गिवन एक्स, अब एक्स का मतलब है मल्टीपल डायमेंशन हो सकती है, मल्टीपल एट्रीब्यूट सकता है, एंड वाई एक टारगेट वैल्यू, यानी एक टारगेट क्लास होगी इसकी, यानी अगर रिग्रेशन है तो वैल्यूज होंगी बहुत सारी। वी नीड टू डेवलप अ मॉडल ऑफ लीनियर रिग्रेशन विच प्रिडिक्ट वाई ऑन न्यू वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि हम एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो है इस तरह की मैपिंग करें, ये फंक्शन बनाना चाहते हैं इस तरह से कि उस फंक्शन में x रखें तो y आ जाए। अब अगर वो फंक्शन 2 वेरिएबल्स हो यानी 2 एट्रीब्यूट हो तो कोई बात नहीं, हम इस तरह बना लेंगे x1 x2, और अगर वो फंक्शन सिंगल एट्रीब्यूट हो तो कोई बात नहीं, 3 एट्रीब्यूट्स हो तो हम बना लेंगे x1 x2 x3। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो मैपिंग आएगी ये आगे क्या मैप होगा वो हमें ऐसा एक्चुअल में ड्राइव करना है। तो अगर ये रिलेशनशिप हमें मिल जाता है, ठीक है, वो समटाइम आपको पता ही है कि f जो है वो y कहलाता है, तो हम इसको y कह सकते हैं व्हेन एवर यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन। अगर आपको रिलेशनशिप मिल जाता है, वो वैल्यू पुट कर देते हैं आप, तो उस बेसिस पे वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो उस बेसिस पे आपको आउटपुट मिल जाए। लेकिन मसल मकसद तो यही है ना कि वो बनेगा कैसे। अब ग्राफिकली क्या होता है कि आप यहाँ पे, अब ग्राफिकली जब बनाता हूँ तो मैं एक डायमेंशन बनाता हूँ क्योंकि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ये बना ही नहीं सकता। लेकिन समझाने के लिए होता ये है कि आप एक इस डेटा जो ऑलरेडी गिवन होता है उसके बेसिस पे एक ऐसी लाइन ढूंढते हैं जो इसके साथ बहुत ज्यादा करीब हो।
और फिर कोई नया डेटा आए तो आप आसानी उस पर प्रिडिक्ट कर सकेंगे इसका आंसर या आउटपुट क्या होगा। ये बात मैं अभी दोबारा बताऊंगा। तो वो ढूंढना ही असल काम है। तो स्लाइड लिखी हुई थी तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। आगे वो ये कहता है कि ये तो भी समझाने कि हम एक रिग्रेशन मॉडल पिक करने जा रहे हैं। फिर दोबारा समझा देता हूँ कि ये जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट था, ये ट्रेनिंग डेटा था, हमने इसको एक रिग्रेशन मॉडल को दिया, यानी लर्निंग मॉडल, लर्निंग एल्गोरिथम, और इसने हमें एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना के दे दिया। और उसके बाद एक टेस्ट डेटा के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि टेस्ट डेटा आएगा तो हिट करेगा तो आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो ये काम कैसे हुआ? तो इस काम को करने के लिए पहला मेथड जो अडॉप्ट किया जा रहा है वो रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है, कि हम रिग्रेशन मॉडल को पिक करें। रिग्रेशन मॉडल क्या मतलब? रिग्रेशन मॉडल का मतलब ये है क्योंकि हमारा प्रॉब्लम भी रिग्रेशन टाइप है, ठीक है, और अनसुपरवाइज है, तो उसके लिए जो मेथड चूज किया जा रहा है वो रिग्रेशन मॉडल चूज किया जा रहा है, यानी एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाई जाएगी जिसके बेसिस पे हम काम करेंगे। लेकिन रिग्रेशन पे इतना काम हो चुका है कि वो बेसिकली यहाँ पर आपको इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया कि रिग्रेशन दो टाइप के होते हैं, सिंगल फीचर और 2+ फीचर, यानी मल्टीपल फीचर। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी अच्छी तरह से कि आपने कहा कि सिंगल फीचर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ एक ही फीचर है एक्स और एक फीचर है वाई। और मल्टीपल फीचर का मतलब, फीचर यानी एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल फीचर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास x1 है, x2 है। अब ये समझ में आना ना बड़ी बात है भाई, अभी इनिशियली ना, क्योंकि हमने ये बात पढ़ा दी है और आपकी समझ भी आ रही है, तो इट्स वेरी गुड ना, कि मल्टीपल फीचर का मतलब है यू हैव द मल्टीपल फीचर एंड वन टारगेट क्लास, एंड इफ यू हैव एक ही सिंगल, तो फिर आपके पास जो है एक ही फीचर है और लेकिन उसकी एक टारगेट क्लास है। ये दो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने कहा रिग्रेशन दो टाइप का है, सिंगल फीचर और मल्टीपल फीचर। तो दोनों प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद सिंगल फीचर को सिंपल और मल्टीपल फीचर को मल्टीपल ही कहा जाता है, मल्टीपल फीचर्स। दोनों को सॉल्व करने के मजीद दो कैटेगरी हैं, लीनियर और नॉन लीनियर मेथड। लीनियर और नॉन लीनियर में फर्क ये है, मैं आपको समझा देता हूँ, कि अगर सिंगल फीचर वाली की डायग्राम बनाए, सिंगल फीचर की बना सकते हैं तो बना रहे हैं हम। ये एक्स है और ये टारगेट क्लास वाई है। मिसाल के तौर पे ये डेटा सेट है मेरे पास, ये कोई डेटा सेट मुझे दिया हुआ है, ठीक है, और इस डेटा सेट के ऊपर मुझे काम करना है। तो मैं इस पे एक ऐसे भी काम कर सकता हूं कि एक लीनियर लाइन बना के काम करूं, तो वो लीनियर कैटेगरी में, हालांकि डेटा है, हालांकि फीचर सिंगल ही है, लेकिन मैं इसके ऊपर मैपिंग जो है वो लीनियर मॉडल कर रहा हूं, तो लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा ये। और हो सकता है कि मैं इस पे लीनियर मॉडल के बजाय मैं इस पे कर्व डिजाइन कर दूं जो ज्यादा बेहतर है, इस तरह से, तो वो बेसिकली नॉन लीनियर मॉडल कहलाएगा। तो दोनों मॉडल बनाए जा सकते हैं, और यही काम मल्टीपल फीचर में भी हो सकता है कि फीचर मल्टीपल हो, जो कि ड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट है, कि उसमें एक लाइन और दो लाइन और तीन लाइनें आजादी मजीद आ जाएंगी। और उसमें भी आप लीनियर लाइन भी बना सकते हैं और नॉन लीनियर भी जो डिजाइन किए, दोनों ऑप्शन वैलिड हैं जो डिजाइन किए जा सकते हैं। ये मैं कहीं और से पिक किया, ये बुक में नहीं है डायग्राम। इस वक्त हम लोग जो पढ़ेंगे ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, इसमें जो हमारा फ्लो होगा वो रिग्रेशन होगा, सिंपल होगा और लीनियर होगा। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं इस वक्त, और इसके बेसिस पे हम थ्योरी जो है इसकी पढ़ेंगे। थ्योरी हमारी ये होगी कि हम इसको समझ लें एटलीस्ट, और इसके बेसिस पे हम जो न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल से मुराद जब कोड लिखेंगे तो वो सबका लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, सबका, क्योंकि इनकी थ्योरी पढ़ाना इस वक्त हमारे लिए फिजिबल नहीं है। दिस इज अ बेसिकली ह्यूज टास्क कि हम मल्टीपल और मल्टीपल नॉन लीनियर को डिस्कस करें। आइडिया मिल जाएगा हमें इसको पढ़ने पे, लेकिन हम इस वक्त थ्योरी इसकी पढ़ेंगे और कोड हम सबका लिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो आपको काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और इसी को पढ़ने में हमें तकरीबन आज की और अगली क्लास, दोनों क्लासें हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी सिर्फ लीनियर रिग्रेशन को समझाने के लिए। तो ये समझ में आ गया आपका कि हम यहाँ तक क्या बात कर रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली द सिंगल फीचर। अब हम बात ही सिंगल फीचर की करेंगे और उस पर मॉडल भी लीनियर बनाएंगे। ये बात तो हमारी तय हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारा प्रॉब्लम जो है वो मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ कि वो क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है इस डायग्राम को, अगर आप देखें गौर से, गुड, अगर इस डायग्राम, जो बात समझने पूछेगा, इस डायग्राम को अगर आप देखें गौर से, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस डायग्राम में आप अगर क्लियर से देखें तो इसमें
मैं आपसे पूछता हूं कि ये डायग्राम जो बनी हुई है, अगर आप लाइनों को छोड़ के सिर्फ पॉइंट्स को कंसीडर करें तो पॉइंट्स बेसिकली डेटा है, तो ये सिंगल फीचर है या मल्टीपल फीचर है? पूछ रहा हूं आपसे मैं, आप जवाब देंगे थोड़ा आइडिया हो जाएगा मुझे कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। लिख के बता दें, बोल के बता दें। वेरी गुड, सिंगल सिंगल मल्टी। अब मल्टी वाले, सकीना मल्टी, सिंगल 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 सिंगल। वेरी गुड वेरी गुड, मोस्टली तो सिंगल है भाई। अच्छा देखिए, एक स्टूडेंट ने कहा है, उनका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दिस इज अ सिंगल फीचर। देखिए डेटा तो बहुत सारा है, तो डेटा के बहुत सारे होने पे थोड़ी इसको हम मल्टीपल कहते हैं। ये है एक ही एट्रीब्यूट के मल्टीपल टपल्स। टपल्स का वर्ड भी यूज होता है। ये टारगेट वैल्यू है और ये एक्स है, इसकी टारगेट वैल्यू ये, तो उस बेसिस पे ये वाई है और ये एक्स है। तो फीचर कितना है इसमें? एक ही फीचर है ना। उस एक फीचर के डिफरेंट डेटाज हैं, एक फीचर के डिफरेंट डेटाज हैं। मल्टी तो ड्रॉ ही नहीं हो सकता है, मुश्किल से होगा। तो ये इस तरह ना सोचो कि ड्रॉ नहीं हो सकता। गो के आपकी जुमला सही है, दो एक्सेस में से एक एक्सेस तो वाई को फिक्स कर दिया ना, तो डेटा तो सिर्फ एक ही एक्सेस पे शो हो रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप लोग की बात है, बिल्कुल आपने अपने आप को जिस तरह अलाइन किया ना ठीक है, लेकिन अपने आप को हमें मार्केट के हिसाब से भी अलाइन करना है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डेटा बहुत सारा है, तो ये जो बहुत सारे डेटाज नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली उनके टपल्स हैं। टपल्स कहते हैं वो एक रॉ जो पूरी होती है उसको टपल्स कहते हैं। तो यहाँ टपल्स जो है वो ये एक टपल है, ये दूसरा टपल है, या तीसरा टपल है, तो वो यहाँ ड्रॉ हुआ है। लेकिन क्योंकि एट्रीब्यूट एक ही है तो इसलिए सिंगल है। अब इन्होंने कहा कि मैं इसमें डिफरेंट किस्म की मॉडलिंग कर सकता हूँ, रिग्रेशन मॉडलिंग डिफरेंट किस्म कर सकता हूँ। मैं लाइन के थ्रू कर सकता हूँ, तो लाइन के थ्रू करूंगा तो ये हमारी कैटेगरी में आ जाएगा कि सिंगल फीचर और लीनियर मॉडल। ठीक है ना, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं इसमें बेस्ट फिट के चक्कर में इसमें कर्व भी बना सकता हूँ, तो फिर ये बेसिकली कर्व में चला जाएगा। और इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पीछे डिस्कस किए थे, ये कि नॉन लीनियर मॉडल में चला जाए। तो ये जो दूसरे ग्राफ बने हुए हैं नॉन लीनियर हैं। नॉन लीनियर में ये ऑप्शन होता है कि वो ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है, कि अगर बहुत ज्यादा आपने उसको मैचिंग करा दी तो ओवर फिटिंग होने के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सिर्फ डायग्राम से शो करना मकसद था, और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी इन बातों को समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम से उन्होंने समझाया कि एक डायग्राम आपके पास है, ब्लू लाइन, ब्लू डेटा। तो ब्लू डेटा के बेसिस पे आप अगर ड्रॉ करना चाहें अपनी लाइन, रिग्रेशन लाइन, तो एक तो ये है कि आपने ये ड्रॉ कर दी तो ये अंडर फिटिंग हो गई। अंडर फिटिंग का मतलब है आपने इतनी बुरी लाइन ड्रॉ की है कि इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो जाएगा, तो अंडर फिटिंग। फिर आपने ड्रॉ की लाइन नंबर 1, जो कि आपने बेस्ट फिट करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर आपने ड्रॉ करने की कोशिश की है एक कर्व, वो ये रहा, कुछ मिस किया है, कुछ ले लिया है। और एक आपने कोशिश किया ये वाला, बिल्कुल एक एक लाइन को मिलाने की कोशिश की है। तो जो 0 और 9 है, 0 और 9 इज वेरी डेंजरस। 0 जो है वो अंडर फिटिंग है, आपने बेहतर तरीके से उसको बेसिक मेंटेन ही नहीं किया, अंडर फिटिंग कैटेगरी में आ रहा है। और जो 9 है वो ओवर फिटिंग है, हालांकि इतनी जबरदस्त किस्म से आपने मैचिंग की है कि एरर तो 0 हो गया, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई लाइन से आपके। लेकिन कोई प्रिडिक्शन करेंगे ना तो वो इस पीक की वजह से, हालांकि उसको यहाँ कहीं होना चाहिए था आंसर को, लेकिन आंसर इस पीक की वजह से बहुत जो है वो रिजल्ट जो है खराब हो जाएगा। इस पीक की वजह से रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस पीक की वजह से रिजल्ट, तो इसलिए कहते हैं ये ओवर फिटिंग हो गया, क्योंकि कर्व है ना, कर्व तो बनेगा ही ऐसा, ऐसे तो नहीं है कि इसको जाके ऐसे ज्वाइन कर लें। कर्व बना रहे हैं तो ये ऐसे ही ज्वाइन होगा। तो इस वजह से ये बेसिकली ये दोनों बहुत डेंजरस है। ये दोनों फिर भी फिजिबल हैं, ये भी सही है, ये भी सही। कर्व में आप जो है वो नॉन लीनियर में ये बेहतर है और लीनियर में ये बेहतर है, और ये दोनों बड़ी डेंजरस हैं। ये बेसिकली अंडर फिटिंग कैटेगरी है और ये बेसिकली ओवर फिटिंग कैटेगरी है। सवाल में ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके? ये डायग्राम बड़ी ज़बरदस्त है और इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है हमें। हम इस वक्त इसमें जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसको बनाएंगे, और ऐसा ना हो कि इसको बनाते हुए हम अंडर फिटिंग के कैटेगरी में चले जाएं। तो लिहाजा हम ऐसी डायग्राम बनाएंगे, जो लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो बेहतरीन तरीके से इसके अंदर फिट हो सके। आगे जाते हैं। ये फीडिंग करने वाली बात अभी हम पढ़ रहे होंगे, ये सारी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, अगर किसी को समझ नहीं है तो यहाँ पढ़ सकता है वो एक्सप्लेनेशन इसकी।
ये एंड्रयू एंजी की स्लाइड है, वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, उसी में उसने मज़ीद डेंस डेटा उठा लिया है थोड़ा सा। और जब हम पाइथन पे काम करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा कि इस तरह की चीज़ें स्कैटर्ड वगैरह करके हम देख सकते होंगे अपने डेटा का, तो हमें भी इस तरह से विजुलाइज करने में मज़ा आ जाएगा कि भाई किस तरह से ये काम हो रहा है, अगर 2 डायमेंशनल है तो 1 डायमेंशन सॉरी। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि हमारा डेटा की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो साइज ऑफ द हाउस है, एक ही एट्रीब्यूट हमारे डेटा के अंदर मौजूद है और उसके बेसिस पे ये उसकी टारगेट क्लास है। और ये जो जितने भी क्रॉस लगाए गए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, जितने भी क्रॉस लगाए गए हैं सारे के सारे नोन डेटा है, मालूम है। मैं आपको डेटा भी शो कर देता हूँ उसका, ये डेटा है 2104 स्क्वायर फीट की कॉस्ट 460, 1416 की कॉस्ट 232, 1534 की कॉस्ट $315। और यहाँ पे देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है कि ये एक्स एट्रीब्यूट है और ये इसकी टारगेट क्लास है और टोटल 47 इसके अंदर डेटा एग्जिस्ट करता है। ये समझ आ गया? इस डेटा को इन्होंने यहाँ पे शो किया है। अब कहता है हो सकता है ना कि यहाँ पे कोई ऐसा डेटा आपसे पूछ ले वो कोई कि भाई इसकी कॉस्ट कितनी होगी, मिसाल के तौर पे 1111 इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो आपके पास इतना मालूमात है कि 47 डेटा आपको मालूम है, इसकी मालूमात आपको है, और उस बेसिस पे आप एक डेटा का आंसर नहीं दे पा रहे, तो फिर फायदा क्या है? तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है चलो मैं मॉडल बनाता हूँ उसका, एक ऐसा मॉडल तैयार करता हूँ जिससे मेरे आने वाले टेस्ट डेटा का रिजल्ट आ जाएगा। ये एक रिग्रेशन टाइप इसलिए है कि ये किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा, ये एक रिग्रेशन टाइप डेटा, क्लासिफिकेशन नहीं है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। तो आप 111 स्क्वायर फीट का रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसको डायग्रामेटिक पहले सिखाया इन्होंने, फिर मैथमेटिकल पे लेके आएंगे। तो डायग्रामेटिक में बताया कि ये जो लाल यानी रेड कलर की जो क्रॉस है ये तो ये डेटा है, और किसी ने आपसे पूछा 1250 की कॉस्ट कितनी होगी, तो आपने जो लाइन आपने ड्रॉ की थी एक रिग्रेशन लाइन, वो भी लीनियर, सिंगल एट्रीब्यूट और लीनियर, उसके बेसिस पे आपने कहा कि ये इसकी कॉस्ट 220 होगी, यानी यहां से आपने कहा 1250 की कॉस्ट कितनी है, तो रिग्रेशन लाइन ये बता रहा है कि इसकी कॉस्ट 220K होगी। समझ आ गई बात है? तो इस बेसिस पे जो है वो यहाँ पर इसने रिजल्ट दी। अब ये लाइन जितनी अच्छी ड्रॉ होगी, अब ये लाइन ड्रॉ कैसे हुई है, ये लाइन ऑलरेडी गिवन डेटा पे ड्रॉ हुई, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में ये लाइन हमें नजर नहीं आने वाली, हम मॉडल ये लाइन जो है ना, एक्चुअल में देखा जाए, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि स्टूडेंट को किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं वैसे आप भी वैसे ही बोलें। ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स है और ये इसकी टारगेट क्लास है, ये एट्रीब्यूट x है और ये इसकी टारगेट क्लास y है। ये डेटा इसमें जो रेड क्रॉस हुआ है वो है बेसिकली जो ट्रेनिंग डेटा कहलाता है। आपने पास कर दिया इसको एक लर्निंग एल्गोरिथम से, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, लर्निंग एल्गोरिथम से पास कर दिया और एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना के आप यहाँ पे बैठ गए, एक लर्निंग मॉडल बना दिया आपने। तो हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो काम इन दोनों के दरमियान ये वाला काम है वो बेसिकली ये लाइन ड्रॉ करना है, बेसिक सिंपल ये लाइन ड्रॉ करना है। इन दोनों के अंदर जो बॉक्स में है ना, लर्निंग एल्गोरिथम लगाओ और लर्निंग मॉडल बना लो, तो वो मॉडल बेसिकली ये लाइन है। अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ से कोई एक डेटा इसको देते हैं तो वो इसका आउटपुट हमें कैलकुलेट कर देता है। तो वो डेटा हम यहाँ से 1250 दे रहे हैं, इसको दे दिया हमने 1250, तो वो आउटपुट में इसका आंसर इस लाइन को देखते हुए हमें बताएगा कि 220K इसका आंसर होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे 220K दे देगा। तो ये तो इसकी पीछे इसकी मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखेंगे अभी हम बार बार थोड़ी लाइन को शो करके लाइन से मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू राइट बेसिकली मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस। सो हम इसकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे जाएंगे और किस तरह ये काम करता है, लेकिन समझा रहा हूँ कि ये बॉक्स जो है बेसिकली वो ये लाइन है, और ये लाइन एक लीनियर लाइन है, तो बनाना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि लीनियर लाइन तो हम तो बहुत पढ़ चुके हैं पहले से। तो अब ये मॉडल अभी ग्राफिकली शो कर रहा हूँ, असल में इसका मैथमेटिक्स हमारे सामने होना चाहिए ताकि पाइथन पे इसका कोड लिखा जा सके, वरना तो लाइन से तो हर दफा तो नहीं कर सकोगे ना तुम। तो इसलिए अब ग्राफिकली शो करने की वजह से हमारे कंस्ट्रेंट ये है कि हम सिंगल एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे हैं, वरना तो ग्राफिकल शो नहीं करूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा बात क्या हो रही है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये बात